हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट को, हिंदी बी सब्जेक्ट को। तो जैसे कि आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर ये आज की जो हमारी क्लास है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके दूंगी, बट आज की जो हमारी क्लास ये फर्स्ट क्लास है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल प्रोवाइड कर दूँ। अदरवाइज हम डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट क्लास इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जब भी आपका सेमेस्टर सेकेंड आता है तो हिंदी के सब्जेक्ट में आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, हिंदी ए सब्जेक्ट, हिंदी बी सब्जेक्ट एंड हिंदी सी सब्जेक्ट। तो आप कौन सा चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो मान लो कि अगर आपने हिंदी बी सब्जेक्ट को चूज़ किया हुआ तो आपके लिए ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने हिंदी बी सब्जेक्ट को चूज़ किया हुआ तो उनके लिए भी ये क्लासेस जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। इस सेमेस्टर सेकंड का जो हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट में भी हिंदी बी सब्जेक्ट जो है, इसको हम आज की इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। जितना भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है सभी लेसन को हम क्लियर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके मैं आपको देने वाली हूँ। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ कि ये आपका सिलेबस है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, इकाई 1 है। इकाई का मतलब होता है यूनिट। तो ये हमारा सब्जेक्ट का नेम हो गया हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी ख, मतलब कि हिंदी बी सब्जेक्ट है ये। और इसके अंदर 2 इकाई है, मतलब इकाई का मतलब होता है यूनिट। तो यहाँ पे आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2 यूनिट दिए गए हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके 5 लेसन है, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और सेम इसी तरीके से जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर भी 5 लेसन दिए गए हैं। तो जो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 लेसन है हमारे सामने, यूनिट फर्स्ट के 5 लेसन और यूनिट सेकंड के 5 लेसन, तो टोटल है 10 लेसन। तो वन बाय वन हम अपनी क्लासेस में सभी लेसन को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल 10 लेसन कंप्लीट करके डिस्कस करके मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके दूंगी। तो सभी क्लासों में जुड़ना ना भूले, सभी क्लासेस को देखना, क्योंकि अगर आप सारे क्लासेस को लेते हो तो यहाँ से क्या है, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में जो इकाई नंबर 1 है, मतलब यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट लेसन है, कार्यालय हिंदी लेखन दक्षता का विकास। मतलब कि आप सबसे पहले आप ये मेनली बात करते हैं तो इस लेसन का नाम है कार्यालय हिंदी। कि कार्यालय के मतलब क्या है कि कार्यालय में किस तरीके से किसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और हिंदी स्पेशली की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये रूपरेखा है, मतलब कि ये चैप्टर आउटलाइन है। इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि इस लेसन में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको हमें कवर करना है, जिसको हमें डिस्कस करना है। तो जैसे कि देखो स्क्रीन पे आप आसानी से इसको रीड कर सकते हो, वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जाके जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले है अधिगम का उद्देश्य, और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, कि इस लेसन को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। इस लेसन का उद्देश्य ये सारी बातें हैं कि आपको ये लेसन पूरा कंप्लीटली समझने के बाद आप ये सारी चीज़ों को जान जाओगे। तो यहाँ से देखो हमारी क्लास स्टार्ट होती है प्रस्तावना से। मतलब कि जो प्रस्तावना है ये किसी भी लेसन के बारे में बेसिक डिस्कशन करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो किस टॉपिक के ऊपर है, या हम अपने चैप्टर में कौन सी बातों को डिस्कस करेंगे, हमारा मेनली विषय क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या पढ़ने वाले। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ को डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास को। तो स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को। तो जैसे कि देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इस लेसन का नाम है कार्यालय हिंदी। तो कार्यालय हिंदी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप देखोगे कि किसी सरकारी कार्यालय के अंदर मतलब कि जो भी काम किया जाता है, मान लो कोई भी सरकारी वहाँ पे ऑफिस है जहाँ पर कोई भी काम हो सकता है, जिस भी रिलेटेड होगा वो ऑफिस, जिस भी काम से रिलेटेड होगा वहाँ पे वही काम किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर कौन सी भाषा में काम किया जा रहा है ये सबसे ज़्यादा मेनली बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम हिंदी की बात करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि कार्यालय हिंदी का अभिप्राय है उस हिंदी से है जिसका प्रयोग किसी सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक काम को काज के दौरान में किया जाता है। मतलब कि दौरान का मतलब होता है ड्यूरिंग। तो इस काम के दौरान में, मतलब कि ये जो ऑफिस है जहाँ पर ये सरकारी कार्यालय है, यहाँ पर हिंदी को उनके काम के दौरान, मतलब कि उनके काम में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम कहते हैं कार्यालय हिंदी। और इसके अंतर्गत प्रशासन के विभिन्न विभागों से संबंधित शब्दावली का अधिक प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है
कि मान लो इनका जो भी प्रशासन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है वही किया जाता है, जो कि कार्यालय की मेन भाषा रहती है। तो यहाँ पे हम कार्यालय हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा यूजेस है। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताती हूँ, सिंपल तरीके से, कि ये पूरा डेफिनेशन कहने का मतलब क्या था। क्योंकि देखो एग्जाम में क्या है कि आपको इसी तरीके से लैंग्वेज का यूज़ करना होता है, वहाँ पे आपको प्योर हिंदी ही यूज़ करनी है, बट क्लासेस के थ्रू आप इनके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हो। तो इनको डिफाइन करने के अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताऊंगी, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट में कहने का क्या मतलब है। तो देखो कार्यालय हिंदी का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, कि आप किसी ऑफिस में जाते हो, देखो आजकल तो हर जगह इंग्लिश है, ठीक है, कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हर जगह किया जाता है, हम कुछ भी काम करें हर चीज़ हमें इंग्लिश में मिलती है। लेकिन आज के टाइम में भी अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में जाओगे, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है वो, आपका जो भी काम होगा आप उसी कार्यालय में जाओगे, उन्हीं के ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे देखोगे आज के टाइम में भी हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। वहाँ पे अगर कोई भी काम किया जा रहा है तो वहाँ पर आज भी हिंदी भाषा का ही यूज़ किया जाता है, वहाँ पर बिल्कुल भी इंग्लिश भाषा को यूज़ ही नहीं किया जाता, ना तो काम के दौरान में और ना किसी भी तरीके से। तो कहने का मतलब यही है कि कार्यालय हिंदी का मतलब ये है कि किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर अगर वहाँ पर सारे कामकाज जो है हिंदी माध्यम से किए जाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में किए जाते हैं, वही कहलाता है कार्यालय हिंदी। तो इसे कामकाज हिंदी भी कहा जाता है, क्योंकि काम में इसी का यूज़ किया जाता है। और ये जो हिंदी है, ये सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और व्यावसायिक हिंदी से बिल्कुल ही अलग होती है, कि आप साहित्यिक हिंदी, व्यावसायिक हिंदी और कार्यालय हिंदी तीनों को एक जैसा नहीं मानोगे। जो ये कार्यालय हिंदी है, ये सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और व्यावसायिक हिंदी से बिल्कुल अलग रहती है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा बस इसके बारे में बेसिक सा डेफिनेशन था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है कथ्य पाठ, कि अब हम पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में, कि जैसे कि आपको पता है कि हम, चाहे आप हो गए, चाहे मैं हो गई, चाहे कोई भी हो गया, हम मतलब कि कहने का मतलब है मनुष्य जिस भी समाज में रहता है, स्वाभाविक तौर पर उस समाज के लोगों के साथ में संवाद करने के लिए, संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, आपस में बातचीत करना। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं हम किसी न किसी भाषा का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि देखो, या तो हम हिंदी भाषा को यूज़ करेंगे, या हो सकता है किसी व्यक्ति का कोई लोकल लैंग्वेज है जिस भी क्षेत्र में वो रहता है, या जिस भी क्षेत्र से वो रिलेटेड रहता है, उनका जो भी एक बैकग्राउंड रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने समाज में। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे समाज में किस तरीके से भाषा को बोली जाती है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हम रहते हैं, जिस भी समाज में हम सर्वाइव करते हैं, जिस भी समाज में हम रहते हैं, हम क्या करते हैं, अपने समाज के अनुसार उसी भाषा का यूज़ करते हैं। तो संवाद का देखें तो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होने के कारण भाषाओं में परस्पर समन्वय
आती है। जहाँ अगर हम बात करें भारत की बात करें, तो जहाँ तक भारत है, जैसे राष्ट्र की बात की जाए, तो निश्चित है कि भारत में बहुसंख्यक समाज हिंदी भाषा को बोलना और जनता जो है वो उसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर देखोगे कि सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा को बोली जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा से सभी लोग परिचित है, सभी को इसके बारे में पता है। अगर हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करके कहीं भी चले जाए तो हम किसी के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वही अगर आप किसी एक स्पेशल लैंग्वेज को लेके चलो तो किसी एक क्षेत्र में तो लोग जानेंगे पहचानेंगे, बट आप किसी दूसरे साइड जाओगे तो लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हिंदी भाषा को बहुत सारे समाज में बोली जाती है, और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को ही भारत की जो भाषा है इसको स्वीकार किया जाता है। मतलब अगर हम बात करें भारत की, तो मेनली इसकी जो भाषा है वो हिंदी है, और इस हिंदी को ही स्वीकार किया गया है। वैदिक कालीन में देखोगे आप, संस्कृत से निकली भारतीय भाषाओं के सबसे निकट संबंध है हिंदी के साथ में। जैसे कि आपको पता है वैदिक काल में क्या है, संस्कृत भाषा को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, संस्कृत भाषा ही सबसे उच्च थी, अभी भी उच्च है। लेकिन आजकल क्या है, संस्कृत मतलब कि हर एक लोग आपस में कम्युनिकेट करना संस्कृत में नहीं चाहते, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो कि इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, अदरवाइज हिंदी को सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर ये है कि जो हिंदी भाषा ये संस्कृत भाषा से ही निकली हुई भाषा है, मतलब कि संस्कृत के साथ में जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट लैंग्वेज है वो हिंदी भाषा है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से निकली हुई है, इस वजह से इसका निकटतम संबंध रहता है। जिस तरीके से संस्कृत भाषा वैदिक काल से निरंतर परिवर्तित होते हुए आधुनिक युग में अपना जो स्वरूप है बिल्कुल बदल चुकी है। कहने का मतलब ये है इस लाइन का मतलब कि जैसे कि आप देखोगे वैदिक काल में जिस तरीके से संस्कृत को बोली जाती थी, आज के टाइम में थोड़ा सा उसका चेंजेस देखने को मिलता है, इसका स्वरूप जो है काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। अगर आप देखोगे पुराने टाइम के अगर बिल्कुल प्योरली संस्कृत की, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको टाइम टू टाइम चेंज कर दिया गया जो कि समझ में आ जाते हैं। तो संस्कृत भाषा भी वैदिक काल से आज के टाइम में मतलब आधुनिक युग में थोड़ा सा बदल चुकी है। उसी तरीके से हिंदी के उदय के साथ में वर्षों की यात्रा के उपरांत विभिन्न अनुशासनों की सहचरी की भूमिका निभाते हुए निरंतर विकसित होती रही है, कि हिंदी भाषा भी दिन प्रतिदिन थोड़ी सी यहाँ पर जो लोग हैं इसमें परिवर्तन भी करते हैं, लोग आपस में इसको थोड़ा सा चेंज करके चलते हैं, लेकिन जिस भी तरीके से है वो हमारे एक डेली लाइफ में विकसित होती जा रही है और एक तरीके से लगातार चलती जा रही है। इसका स्वरूप किसी भी एक अनुशासन में कुछ और होता है, किसी अन्य अनुशासन में कुछ और वर्तमान समाज में हिंदी के समक्ष जिस रूप में है उसका स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। मतलब कि हिंदी भाषा में देखोगे मतलब जो भी इसका स्वरूप है, किसी एक अनुशासन में कुछ और आपको दिखाई देगा, किसी दूसरे अनुशासन में कुछ और दिखाई देगा, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो हमें तरह तरह के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इनके रूपों की बात करेंगे। जिस तरीके से इस लाइन को मैंने आपको बताया कि किसी अनुशासन में एक तरीके से दिखाई देता है, दूसरे अनुशासन में किसी दूसरे तरीके से दिखाई देता है, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इनके टाइप्स के थ्रू, इनके प्रकार के थ्रू। तो यहाँ पे देखो 4 तरीके से बताया गया है। सबसे पहले फर्स्ट है साहित्यिक हिंदी, सेकंड है सामान्य जन की हिंदी, थर्ड है कार्यालय हिंदी और फोर्थ है व्यावसायिक हिंदी। तो सबसे पहले देखो जो साहित्यिक हिंदी है से अभिप्राय साहित्य की विभिन्न विधियों में प्रयोग की जाने वाली सृजनात्मक भाषा से होता है, कि साहित्यिक हिंदी जो है वो हमारे साहित्य में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है जिसे हम बोलते हैं साहित्यिक हिंदी, जिसमें आप देखोगे बीम्ब हो गया, कोई भी जो साइन हो गया मतलब प्रतीक हो गया, कोई भी ऐसे वर्ड्स हो गए हमारे, चाहे अलंकार किस तरीके से, हमारे व्यंजन किस तरीके से हैं, हमारे शिल्प किस तरीके से वो इसमें दिखाई देते हैं। और इस हिंदी में मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली या डायरेक्ट, इस हिंदी में आप देखोगे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। वहीं सामान्य जन की हिंदी जो होती है वो अनौपचारिक रूप से युक्त होती है, जिसके अंतर्गत भाषिक संरचना के नियमों से कुछ छूट मिल जाती है। कहने का मतलब है जैसे कि आप देखोगे अगर आप किसी कार्यालय में चले जाते हो, या इसको छोड़ा आप मैं दूसरा एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो आप अपने स्कूल टाइम में या अपने कॉलेजेस टाइम में या जिस भी टाइम में मतलब कि आपने कोई लेटर लिखा होगा, तो जब आप किसी भी पत्र को लिखते हो तो वहाँ पर आप किसी एक हिंदी का जो एक रूप है उसको आप बिल्कुल प्योरली यूज़ करते हो, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हो। बट वहीं अगर आप अपने घर में बात करते हो, अपने फ्रेंड के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, तो आप क्या करोगे, थोड़े से हिंदी को अलग तरीके से यूज़ करोगे। मतलब कहने का है कि आप काफ़ी सिंपल तरीके से यूज़ करोगे। तो ये क्या है कि हिंदी जो है यहाँ पर जो जन सामान्य की जो हिंदी है, यहाँ पर हमें इसके नियमों से थोड़ी सी छूट मिल जाती है।
ये व्याकरण के नियमों से युक्त होकर उससे मुक्त रहती है। मतलब कि यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि हमारे सेंटेंस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं है, उसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है, इस तरीके से हम ध्यान नहीं देते। इस वजह से इसको जन सामान्य की हिंदी कही जाती है। उसके बाद में हम बात करें कार्यालय हिंदी की, तो हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि कार्यालय के दैनिक कामकाज में जिस भी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिस भी तरीके से यूज़ किया जाता है, उसी को कहते हैं हम कार्यालय हिंदी। तो कार्यालय हिंदी को वर्तमान समय में जितने भी सरकारी कार्यालय है सभी में यूज़ की जाती है। हिंदी भाषा को यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसका प्रयोग सरकारी कार्यालय के, मतलब जितने भी आप देखोगे ऐसे गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज है, जितने भी कार्यालय है, यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक कामकाज किए जाते हैं तो इन्हीं के दौरान में, मतलब जो भी इनका कामकाज है, यहाँ पर इसी भाषा का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें व्यावसायिक हिंदी की, तो इसका अभिप्राय है, मतलब इसका मतलब है औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी से है। कि आप देखोगे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों मतलब कि किसी फर्म के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है, उसको हम कहते हैं व्यावसायिक हिंदी। और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक मतलब कि कॉमर्स, पर्यटन हो गया, मतलब देखने वाली चीज़ें हो गई, संस्कृति हो गया, जनसंचार हो गया आदि, ये सारे जो क्षेत्र है वो इसके अंदर सम्मिलित है। तो इस पाठ का मुख्य जो उद्देश्य है मूल रूप से कार्यालय हिंदी का है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी देखा था कि हमारे जो लेसन का नेम ही है कार्यालय हिंदी, तो हम इसी को अब हम डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बेसिक डेफिनेशन में, इससे पहले कि जितना भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया, जितना भी डिस्कस किया है, उसमें हमने कई तरीके की बातें की है। बट हमारा जो लेसन है वो कार्यालय हिंदी का, कार्यालय जो हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो लेसन है वो पूरा कार्यालय हिंदी के ऊपर है। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले दे रखा है कार्यालय हिंदी का अभिप्राय। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्टिंग में भी इस चीज़ को डिफ़ाइन किया ही था, क्योंकि हमारा लेसन इसी के ऊपर है कि सामान्य तौर पर कार्यालय में जो भी काम किया जा रहा है, कार्य करने वाले लोग जब हिंदी में उस कार्यालय का कार्य करते हैं, मतलब उस कार्यालय के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि उसमें काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो जिस भी मतलब हिंदी के जिस भी स्वरूप को यूज़ करते हैं उसी को हम कहते हैं कार्यालय हिंदी। किंतु यहाँ पे कार्यालय हिंदी का अभिप्राय वो नहीं है। कार्यालय हिंदी जो है ये सरकारी कार्यालयों और उससे रिलेटेड जितने भी प्रतिष्ठानों हैं उसमें प्रयोग की जाने वाली हिंदी से है। मतलब कि जैसे कि जितने भी सरकारी कार्यालय है जहाँ पे सरकारी कामकाज किए जाते हैं, तो यहाँ पर जिस हिंदी का यूज़ किया जाता है उसी को हम कहते हैं कार्यालय हिंदी। जैसे कि जिसे भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हमारी हिंदी भाषा प्रचलित है, हिंदी भाषा को राजभाषा मानी जाती है। तो कामकाज के दौरान में देखोगे राजकाज की भाषा के प्रयोग के कारण ही इसे राजभाषा शब्द से भी संबोधित किया जाता है, मतलब कि इसे राजभाषा शब्द से भी डिनोट किया जाता है। डॉक्टर उषा तिवारी का मानना है कि सरकारी कामकाज में जो भी भाषा को हम यूज़ करें, प्रयुक्त कर रहे हैं, इसको प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयीन हिंदी कहा जाता है। कि कार्यालय के अंदर इस लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, हिंदी का यूज़ किया जा रहा है, तो इसको हम प्रशासनिक हिंदी भी कह सकते हैं। हिंदी का ये जो स्वरूप है जो कि इस प्रशासन में काम आने वाले शब्द हो गए, वाक्यों में अधिक आपको यूज़ करते हुए दिखाई देंगे, जो कि कार्यालय हिंदी एवं कार्यालय अनुवाद तकनीक ये जो बुक है इसके प्रश्न नंबर 82 पे इस चीज़ को डिफाइन भी किया गया है। समाज का देखोगे विस्तृत और व्यापक क्षेत्र होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, मतलब समाज के अंदर जिस भी तरीके से काफ़ी सारे जो क्षेत्र आते हैं जिसमें तरह तरह के कामकाज किए जाते हैं, कार्यालय की उपस्थिति के भी काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो कार्यालय भाषा का यूज़ किया जाता है। इसलिए कार्यालय शब्द की व्यापकता के कारण ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रत्येक कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी ही कार्यालय हिंदी होगी। कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक मान लो कोई सरकारी कार्यालय है जिसमें हिंदी भाषा के ही किसी दूसरे स्वरूप को या किसी दूसरे लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, बट दूसरा जो है कार्यालय उसमें किसी दूसरे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मीन्स भ्रम हो जाता है। लेकिन जो प्रत्येक कार्यालय में जिस भी भाषा को प्रयोग किया जाएगा उसी को हम उसकी कार्यालय हिंदी कहेंगे। उसके बाद में देखो, क्योंकि संवैधानिक रूप से देखेंगे तो कार्यालय हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए कार्यालय हिंदी को समझने के लिए संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को जानना आवश्यक है। कि अगर हम जानना चाहें कि राजभाषा हिंदी को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है, तो हमें क्या है, संविधान में राजभाषा से रिलेटेड जितने भी प्रावधान दिए गए हैं इनको समझना हमें पहले ज़रूरी है, तभी हम इसके बारे में डीपली जान सकते हैं।
इसके बाद में जब भारत जो है जब स्वतंत्र हो चुका था, इसकी स्वतंत्रता के बाद में भारत के स्वाभिमान और इसकी गरिमा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि हिंदी ही जो है हमारी राजभाषा है। और इसी दौरान में इस बात को भी यहाँ पे प्रावधान में सम्मिलित कर लिया था कि अभी मतलब आज के डेट से मतलब कि 14 सितंबर से हमारी जो भाषा है वो हिंदी राजभाषा है, लेकिन आने वाले जो हमारे 15 वर्ष है उस टाइम तक हम अंग्रेजी शब्दों को, अंग्रेजी लैंग्वेज को भी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता से पहले इंग्लिश लैंग्वेज था, क्योंकि ब्रिटिश शासन में इंग्लिश शब्द को ही, हिंदी अंग्रेजी शब्द को ही यूज़ किया जाता था। लेकिन जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया तब भी इस चीज़ को वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो अंग्रेजी भाषा है इसको 15 वर्षों तक सह राजभाषा के रूप में हम काम करेंगे। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे संशोधन हुए, काफ़ी सारे लोगों की असहमति आई। उसके बाद में हमने देखा कि जो एक संवैधानिक रूप में हिंदी जो है हमारी राजभाषा होने के बावजूद भी जो इंग्लिश है मतलब कि अंग्रेजी है वो आज के टाइम में हमारी शासन व्यवस्था की भाषा बनी हुई है, कि हमारे देश में अभी भी शासन व्यवस्था में अभी भी अंग्रेजी शब्द का यूज़ किया जाता है, जो कि राजभाषा नहीं है फिर भी इसका यूज़ किया जाता है। जो कि आपको देखने को भी मिलते हैं कि कई सारे ऐसे ऑफिस है, चाहे वो सरकारी कामकाज ही क्यों ना करते हो, लेकिन वहाँ पर भी जाके अब जाके मतलब कि आपको अंग्रेजी शब्द ही आज तक के टाइम में भी दिखाई देंगे। तो ये बिल्कुल हर उस टाइम पे जब इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था हिंदी को, तब तो उन्होंने माना था कि आगे आने वाले 15 वर्ष तक इसका यूज़ करेंगे, बट वो 15 वर्ष जो है बिल्कुल आज के टाइम तक चलते हुए आ रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पर इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि अंग्रेजी शब्द हमारे शासन व्यवस्था में नहीं आते, वो आज के टाइम में भी हमारे जो भाषा है उसमें यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान, कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हमारे संविधान के अनुसार, तो यहाँ पर राजभाषा संबंधी काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान है, काफ़ी सारे ऐसे हमारे रूल्स बताए गए हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक जो हमारी राजभाषा है इससे रिलेटेड ही सारे प्रावधानों को यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। और इस अनुच्छेदों को 4 अध्यायों में विभाजित कर दिया गया। विभाजित का मतलब होता है इसको डिवाइड कर दिया, मतलब कि इसको 4 भागों में सब डिवाइड कर दिया। इनको मतलब जो भी ये जो संविधान था इस प्रावधानों को यहाँ पर दिया गया है। तो 1 बाय 1 हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है अध्याय नंबर 1 और इसका अनुच्छेद है 343 संघ की राजभाषा। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट को डिस्कस किया गया, 1 बाय 1 सभी को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है हमारी देवनागरी होगी, और संघ की जो शासनीय प्रयोजनों में प्रयोग की जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि जो हमारे संघ की जो राजभाषा है ये हिंदी है, और हिंदी और लिपि जो है हमारी देवनागरी के रूप में है। और ये इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया था, इस वजह से होगी शब्द को यूज़ किया, मतलब कि इन फ्यूचर के लिए बताया गया। लेकिन आज के टाइम में तो ये सारी चीज़ें फिक्स है। ये उस टाइम की बात करें जब ये जितने भी अनुच्छेद है जिसको वहाँ पे डिफाइन किया गया था, तो उन्होंने उस टाइम के अकॉर्डिंग बात किया कि हिंदी की संघ की जो राजभाषा है ये हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और संघ के अंदर जितने भी शासनीय के कार्य किए जाएंगे इसमें प्रयोग किया जाएगा जिस भी लैंग्वेज का अंकों के रूप में किया जाएगा, तो भारतीय अंकों का ये अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब कि एक तरीके से भारत की ये राजभाषा के रूप में मानी जाएगी, जिसको सभी लोग मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी लोग इसको मानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी जो हमारी हिंदी है इसको हम देवनागरी के रूप में, हमारी हिंदी और लिपि जो है संघ की राजभाषा के रूप में मानी जाएगी। उसके बाद में सेकेंड है खंड फर्स्ट में दिया गया है कि किसी और बात के होते हुए भी हमारे संविधान के प्रारंभ से, मतलब कि हमारे संविधान जब बना था उसके शुरुआत से ही देखें तो 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासनिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, मैं आपको दिखाती भी हूँ। देखो यहाँ पे इस लाइन को बताया गया था कि राजभाषा के रूप में तो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी इस चीज़ को माना था कि आगे आने वाले 15 वर्षों तक हम अंग्रेजी शब्दों को सहभाषा के रूप में यूज़ करेंगे। तो सेम यही चीज़ दे रखा है कि 15 वर्ष तक इसका यूज़ किया जाता रहेगा, जिसके लिए उसका प्रारंभ मतलब उसका जिस भी तरीके से हम यूज़ करेंगे, जिसके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से
ठीक पहले प्रयोग किया जाता है, कि जैसे कि हमारा जो पूरा संविधान के बनने से पहले जिस तरीके से अंग्रेजी भाषा को यूज़ किया जाता था, सेम वैसे ही इसके आने वाले 15 वर्षों में भी इसको ठीक उसी तरीके से यूज़ किया जाएगा, ये इस लाइन का मतलब है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान देखें तो आदेश द्वारा ये इस चीज़ को डिफाइन किया गया था कि संघ के शासनीय प्रयोजनों के लिए किसी भी अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में के अतिरिक्त देवनागरी का रूप प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। कि मतलब कि हम यूज़ तो करेंगे अंग्रेजी भाषा को भी आने वाले 15 वर्षों तक, लेकिन जो हमारी भाषा है, जो कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को फिक्स किया गया है, वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय रूप के अलावा देवनागरी के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, इस अनुच्छेद में हमने इस चीज़ को डिफाइन किया गया था कि संसद जो है वो उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात में इस विधि द्वारा, मतलब कि अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी के रूप में ऐसे परियोजनाओं में संबंधित कर सकेंगे, मतलब इनका यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है 344, ये है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जितने भी लाइन गिवन किए गए ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बात करें, इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो, या तो मतलब इसको आप समझ तो सकते हो सिंपल तरीके से, लेकिन आपको लिखना इसी तरीके से पड़ेगा, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादा प्रेफर करना कि सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से इसको यूज़ करना, तभी जाके आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो लेसन है ये हमारा पूरा संविधान के ऊपर ही है। तो अगर आपने पहले इस चीज़ को पढ़ा हुआ तब तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज जो है वो देखने को मिल सकती है, पर थोड़ा सा ध्यान से समझना तो आपको सारी चीज़ें सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया गया कि राजभाषा से संबंधित आयोग और संसद ने किस तरीके से इसकी समिति रखी थी और किस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया था। क्योंकि देखो, जब अगर हम शुरुआती बात करें, आप थोड़ा सा इमेजिन करना चीज़ों को कि जब ये टाइम आया था जब राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा गया और काफ़ी सारे ऐसे रिलेटेड काम किए गए जो कि हमारे संसद के अंतर्गत, हमारे आयोग के अंतर्गत जिनको स्वीकारा गया, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चला और 1 बाय 1 मतलब सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद में जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे एट ए टाइम पे, तो उन सभी ने मिलकर कुछ ना कुछ चीज़ों को डिसाइड किया जो कि आज के टाइम में भी हमारे चलते आ रहे हैं हमारे संविधान के रूप में। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर, कि मतलब कि जब हमारा संविधान जो है वो शुरू किया गया, हमारे संविधान को बनाया गया, उसके उस टाइम से लेके उसके प्रारंभ का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत, बिल्कुल स्टार्टिंग, वहाँ से लेके आगे आने वाले 5 वर्षों की एंडिंग तक, जब 5 वर्ष खत्म हो जाएंगे तब उसके पश्चात में ऐसे प्रारंभ से 10 वर्षों की समाप्ति पर और आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो कि एक अध्यक्ष, और 8वीं अनुसूची में इस चीज़ को उल्लेखित किया जाएगा, विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। इस लाइन का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ कि हमारे जो राष्ट्रपति है जिनको भी नियुक्त करेंगे, जो कि उस टाइम पे हमारे सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे विभिन्न भाषाओं का, कि हर एक भाषा को प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति रहेंगे, जितने भी सदस्य रहेंगे, उनके द्वारा इस चीज़ को डिफाइन किया जाएगा, एक आयोग को गठित किया जाएगा, जो कि कब किया जाएगा, संविधान के प्रारंभ से लेकर अगले आने वाले 5 वर्ष तक, और जब जैसे ये 5 वर्ष खत्म हो जाएगा उसके बाद आने वाले 10 वर्षों तक। तो इस चीज़ को उन्होंने राष्ट्रपति के द्वारा डिफाइन किया गया था और उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी यहाँ पर फिक्स कर लिया जाएगा, सुनिश्चित कर लिया जाएगा। आदेश का ये कर्तव्य होगा वह राष्ट्रपति को, ये सारे हमारे जो है ये सारे हमारे कर्तव्य हैं जो कि वह राष्ट्रपति को बताएंगे, मतलब आयोग के द्वारा ये कर्तव्य होगा वह राष्ट्रपति को। ये सबसे पहले जो फर्स्ट इनके पास में कर्तव्य था, संघ के शासनीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग करना, कि सबसे ज़्यादा जो हमारे शासकीय जो प्रयोजन किए जाएंगे इसमें सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का यूज़ किया जाएगा। संघ के सभी संघ हमारे जितने भी हैं उन सभी में और जितने भी इसके अलावा भी शासनीय परियोजनाएं हैं उसमें अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों लगाया जाएगा, कि इस पर हम एक तरीके से ये मानेंगे कि इसके प्रयोग को कम से कम किया जाए, ये रोक लगाया जाए एक तरीके से। अनुच्छेद 348 में इस चीज़ को उल्लेखित किया गया था कि सभी और कोई ऐसा प्रयोजन है जिसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा को यूज़ किया जाएगा संघ के किसी एक या एक से ज़्यादा उल्लेखित प्रयोजनों में प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप में। और इसके बाद में जो 5th पॉइंट दिया गया है, संघ की जो राजभाषा है या संघ जो है जो किसी राज्य के बीच में या किसी दूसरे राज्य के बीच में जब भी पत्र आदि की भाषा करेंगे
तो इनके प्रयोग में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किया जाएगा कि किसी अन्य विषय के रूप में सिफारिश करें। तो ये सारे इनके कर्तव्य थे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट दे रखा है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, खंड 2 के अधीन बताया गया था कि उनकी सिफारिशों करने में या आयोग की जो भी एक औद्योगिक, जो भी एक सांस्कृतिक और या वैज्ञानिक उन्नति का जो भी एक कामकाज होगा और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी जो भाषा है हमारी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। कि यह बताया गया था कि उनकी सिफारिश में खंड 2 के अधीन इस चीज़ को डिफाइन किया गया था कि भारत की कोई भी जो औद्योगिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, वैधानिक उन्नति हो गया, इन सभी में जो हमारी न्याय संगत है, ये हितों का इन सभी चीज़ों के रूप में ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, एक समिति को यहाँ पे मतलब जो है गठित की जाएगी, बनाई जाएगी, जो कि 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। 3 लोग इसमें बनाए जाएंगे, 3 सदस्य रहेंगे, जिनमें से कम 20 लोक सभा के सदस्य होंगे और 10 जो है राजभाषा के सदस्य होंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। 30 सदस्य बनाए जाएंगे और 30 सदस्य में से भी जो 20 लोग हैं वो हमारे लोकसभा के सदस्य होंगे और जो बाकी के जो 10 जो सदस्य रहेंगे वो हमारे राजभाषा के सदस्य होंगे। तो इस तरीके से 30 लोग यहाँ पे मिलके एक जो समिति है उसका गठन करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, जो कि क्या काम करेंगे, लोकसभा के सदस्यों और राजभाषा के जो भी सदस्य हैं इनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि हमारे एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। कि यहाँ पर जो मत के द्वारा मतलब कि लोग इनको किस तरीके से वोट के आधार पर यहाँ पर उनको निर्वाचित करेंगे, उनको यहाँ पर सदस्य के रूप में एक तरीके से गठित करने में हेल्प करेंगे। समिति का कर्तव्य होगा कि वो खंड 1 के अधीन जो भी इनके आयोग है इनकी सिफारिशों की परीक्षा करेंगे और राष्ट्रपति को उन सभी राय के बारे में प्रतिवेदन देंगे। कि राष्ट्रपति को अपनी सजेशन के बारे में जो भी उनका एक प्रतिवेदन रहेगा उसको वो दिखाएंगे और खंड 1 के अंदर जो भी चीज़ों को डिफाइन किया गया है वो आयोग की समीक्षा के सिफारिश के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जांचते रहेंगे, परीक्षा करते रहेंगे। उसके बाद में लास्ट है अनुच्छेद 343 में किसी और बातों के होते हुए भी, ये देखो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये इसलिए दिया जाता है कि किसी बात के होते हुए भी कि इस अगेंस्ट कोई सिचुएशन आ गई तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग देखा जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी, सही रहेगा। तब बोला है किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड जो है वो 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद में, मतलब जो भी हमारा एक प्रतिवेदन है, जो भी हमारा एक रिपोर्ट है, प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट होता है, तो यहाँ पे जो भी हमारा रिपोर्ट रहेगा इस पर विचार करने के बाद में, इस पर डिस्कस करने के बाद में उन संपूर्ण प्रतिवेदन के जितने भी हमारे सामने में रिपोर्ट्स रहेंगे उन सभी का या उसके किसी एक भाग के अनुसार में हम निर्देश दे सकेगा और उसके मतलब उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी एक निर्देश रहेगा, जो भी एक सजेशन रहेगा वो यहाँ पे दे सकते। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है अध्याय 2 के अकॉर्डिंग हम बात करें, ये आते हैं हमारे अनुच्छेद 345 के अंदर। यहाँ पे जो है हमारी राजभाषा, ये जितनी भी हमारी राजभाषाएं हैं इनके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। मतलब ये हमारे अनुच्छेद 345 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे देखो अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का जो विधानमंडल है ये किस विधि द्वारा अपनी राजभाषाओं में, मतलब जो भी भाषाओं को यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासनीय प्रयोजनों के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भाषाओं के रूप में अंगीकार किया जा सकेगा। मतलब इस अनुच्छेद के अंदर इस चीज़ को फिक्स किया था, डिसाइड किया था या डिस्कस किया था, ये आप मान सकते हो कि किसी भी विधानमंडल के अंदर कोई भी हमारे राज्य है देश के अंदर, इन सभी में कोई भी जो प्रयोजन किए जा रहे, कोई भी जो शासकीय कार्य किए जा रहे जो कि हमारे शासन से संबंधित है, तो यहाँ पर हिंदी भाषा को या जो भी भाषा को यूज़ किया जाएगा उनको यहाँ पे अंगीकार किया जा सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उल्लंघन ना करे तब तक राज्य के भीतर उस शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। इस लाइन को देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट समझना। इसका मतलब ये है क्योंकि यही सारे जो मेन पॉइंट है जो कि बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखो जब संविधान को लागू किया गया था, जब सारी चीज़ों को फिक्स कर रहे थे अपने राजभाषा के रूप में, मतलब कहने का मतलब ये है कि संविधान के बाद देखो आप थोड़ा सा इमेजिन करके चलो कि जब संविधान को गठित किया गया था तो वहाँ पर जाके काफ़ी सारे डिस्कशन चले थे और काफ़ी सारी चीज़ों को फिक्स किया गया था। तो ये उसी टाइम की बात बता रहे कि जब हमारी राजभाषा जो है जो एक राज्य के अंदर किस तरीके से बोली जाएगी या किस तरीके से मान्यता मिलेगी, तो अब इस चीज़ को डिफाइन किया गया था
कि वैसे तो देखो राज्य के अंदर जो विधानमंडल डिस्कस करेंगे, जो डिफाइन करेंगे, वही उनके अंदर शासकीय कार्य के रूप में किया जाएगा। लेकिन जब तक जो है राज्य का विधानमंडल इसको उल्लंघन ना करे, जब तक इसको बैन ना लगा दे या जब तक इसको रोक ना लगा दिया जाए, तब तक वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाए। क्योंकि संविधान के बनने से पहले तो अंग्रेजी भाषा का ही यूज़ किया जाता था हर जगह। अब एकदम से संविधान में बदला तो एकदम से तो सारे कार्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से उस टाइम के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा स्वीकार्य किया था कि हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में यूज़ तो करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम तक, थोड़े टाइम तक अंग्रेजी भाषा को भी यूज़ करते रहेंगे, जैसे कि ठीक पहले संविधान के बनने से पहले हम इसको यूज़ कर रहे थे। उसके बाद में अनुच्छेद 346 है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में या किसी राज्य और संघ के बीच में पत्र आदि की राजभाषा कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखो संघ की जो भी एक शासनिक काम किया जा रहा था, यहाँ पर इस चीज़ को उन्होंने माना था कि जो भी हमारी प्राधिकृत भाषा है, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जब भी कोई बातचीत होगी, जो भी एक पत्र जो है आपस में विनिमय किए जाएंगे, जब भी पत्रों का लेन देन होगा, तो यहाँ पर जो उनकी राजभाषा होगी। परंतु दो या दो से अधिक राज्य जो है ये करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच में पत्र आदि की जो राजभाषा है वो हिंदी भाषा ही होगी। मतलब कि आपस में राज्य के बीच में जो भी पत्र का आपस में आदान प्रदान होगा, जो भी आपस में एक दूसरे के साथ में लेन देन करेंगे, वो हमेशा राजभाषा हिंदी के रूप में ही करेंगे। तो ऐसे पत्र आदि के लिए भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। उसके बाद में अनुच्छेद 347 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें किस राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, कि यहाँ पे इस चीज़ को माना गया था कि यदि हम निर्मित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति ये समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जो जनसंख्या है, जितने भी लोग वहाँ पर है, वो पर्याप्त भाग यही चाहती है कि उनके द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसी को राज्य की मान्यता दी जाए। जैसे कि देखो उस टाइम पे क्या माना गया था लोगों के द्वारा कि हम जिस भी राज्य में रहते हैं, हम जिस भी भाषा का यूज़ करते हैं, हमारे राज्य को ना उसी लैंग्वेज की मान्यता दे दो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बंगाल के रहने वाले हैं तो हमारी बंगाली भाषा को ही वहाँ की राजभाषा माना दो। अगर हम गुजरात में रहते हैं तो हमारी गुजराती भाषा को ही राज्य भाषा बना दो। तो उस टाइम पे लोगों की जो जनसंख्या थी, उनकी मांग थी ये कि हम जिस भी राज्य में रहते हैं, हमारी जो भी भाषा है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे राज्य की उसी भाषा को आप मान्यता दे दो। लेकिन ऐसी भाषा को ही उस राज्य में सर्वत्र, मतलब कि सर्वत्र का मतलब है सभी जगह, और उसके भाग के किसी भी एक भाग में प्रयोजन के लिए उसको हम विनिर्दिष्ट करेंगे कि शासकीय मान्यता दी जाए। तो ये हमारा अनुच्छेद 347 के अकॉर्डिंग इस चीज़ को बताया गया था। उसके बाद में हमारी अध्याय 3 आते हैं। यहाँ पे है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा जो है वो कौन सी रहेगी, किस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पे अनुच्छेद 348 से सबसे पहले उन्होंने बताया, इस अनुच्छेद में बताया कि जो भी हमारे उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय जितने भी है, जितने भी उनके अधिनियमों है या विधेयकों है, इनमें प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो किस तरीके से रहेगा। तो इसके अंदर भी देखो जो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन किया गया है, इसके अकॉर्डिंग है कि मान लो कोई भी जो उपबंध है, जितने भी उपबंध रहते हैं जो कि रोक टोक लगाते हैं, या कुछ कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे जो है पहले से जो फिक्स करी हुई चीज़ें होती है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है इस लाइन के अकॉर्डिंग कि अगर मान लो कोई भी जो पहले से पूर्वगामी जितने भी अनुबंधों है, उपबंधों है, अगर ये ऐसा नहीं होता है किसी बात के होते हुए, तो अगर संसद जो है उनके अन्यथा में कोई भी उपबंध ना करे, तब तक किन चीज़ों को मानेंगे हम। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अपोजिट अगेंस्ट ना आ जाए, मतलब कोई भी अगेंस्ट वाली सिचुएशन आ जाए, अगर वो सब ऐसा नहीं रहती है या जो संसद विधि द्वारा उसको अन्यथा उपबंध ना कर दिया, तब तक हम सिंपली क्या लेके चलेंगे। सबसे पहले दे रखा है जितने भी उच्चतम न्यायालय है या जितने भी प्रत्येक उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाही जो है वो अंग्रेजी भाषा में होगी। क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी संविधान को बनाया गया था तो उस टाइम पे तो अंग्रेजी भाषा थी, सब काम अंग्रेजी भाषा में किए जाते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा माना कि हमारे न्यायालय के अकॉर्डिंग इस चीज़ को फिक्स किया गया कि हमारी जो राजभाषा हिंदी होगी। लेकिन जो स्टार्टिंग वाले जो काम थे, कुछ सालों तक जो काम है वो अंग्रेजी भाषा में ही होगी, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ों को चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा इमेजिन भी कर सकते हो कि एकदम से अगर हम कोई नया रूल लेके आते हैं या कोई नया इस तरीके से हम कोई भी चेंजेस कर देते हैं तो सभी लोग उसको फुलफिल करें, सभी लोग उसको फॉलो करें, ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब कि पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से यहाँ पे ये माना गया कि उच्चतम न्यायालय में जितने भी कार्यवाही होंगी, जितने भी कामकाज किए जाएंगे वो अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। उसके बाद में बी पॉइंट है, ख पॉइंट है। इसके फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि संसद के प्रत्येक सदन में, मतलब जितने भी सदन है सभी सदनों में
और किसी राज्य के विधानमंडल के सदन में प्रत्येक जितने भी सदन हैं उसमें पुनः स्थापित किए जाने वाली विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले अनेक संशोधनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अंग्रेजी भाषा ही चलेगी। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा जितने भी पारित किए जाएंगे अधिनियम, मतलब जितने भी रूल रेगुलेशन लेके आए जाएंगे, और राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा अगर मान लो कोई भी जो है अध्यादेशों के मतलब कोई भी डिफाइन करते हैं चीज़ों को, तो वो भी यहाँ पे इन्हीं के अकॉर्डिंग में पारित किया जाएगा। मतलब इस चीज़ को, इस रूल रेगुलेशन को इनके अकॉर्डिंग ही लाया जाएगा। इस संविधान के अधीन ये भी बताया कि संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाएगी जो भी किसी भी विधेयक के अधीन जो निकाले गए या बनाए गए सभी आदेश, जितने भी यहाँ पे आदेश रहेंगे, नियम रहेंगे, विनियमों रहेंगे या उपविधियों रहेंगे, इसमें प्राधिकृत अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। कि हम इसमें जितने भी प्राधिकृत करेंगे, जितने भी कामकाज करेंगे, वो सभी यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से ही किए जाएंगे, अंग्रेजी भाषा में ही किए जाएंगे। देन इसके बाद में सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग बताया कि जो खंड 1 है और खंड 1 के अंदर जो उपखंड है इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि मान लो कोई भी जो राज्य है जिसके राज्यपाल राष्ट्रपति की पहले उनकी पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में उनका मुख्य स्थान उस राज्य में है। मान लो कोई भी जो राज्य है जिस भी भाषा में वो कामकाज करे, तो वहाँ पर हिंदी भाषा का या उस राज्य के जो शासकीय प्रयोजन के लिए जिस भी लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है वो वहाँ पे प्राधिकृत कर सकेगा, मतलब कि इन चीज़ों को वो लेके चल सकेगा, उनके पास में ये अधिकार रहेंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट बताया गया कि यहाँ पर जो राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में जितने भी पुनः है, मतलब पुनः का मतलब होता है दोबारा से, मतलब फिर से पुनः स्थापित किया जाएगा विधेयकों या उनके द्वारा जितने भी अधिनियमों को पारित किया जाएगा, लाया जाएगा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा जितने भी इतने आदेश आएंगे या अध्यादेशों आएंगा, उसमें उपखंड में या कोई भी इस तरीके से आदेश दिया जाता है, नियम दिया जाता है, कोई भी मान लो विनियम दिया जाता है, तो वो यहाँ पे प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी भाषा से भी कोई जो दूसरी भाषा रहेगी, कोई भाषा जो है वो विहित की गई है। और उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के मतलब जो भी राज्य की हम बात करें, जिस भी राज्य से रिलेटेड सिचुएशन आएगी, कोई भी ऐसी बात आएगी, तो वहाँ के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो ऐसा माना जाएगा कि वहाँ पर जो भी जैसे काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाएगा और अंग्रेजी भाषा में जब उसका अनुवाद कर लेंगे तो हम मानेंगे कि उसका जो अंग्रेजी भाषा में ही प्राधिकृत पाठ को समझाया भी जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 349 है, इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां हो सकती है, कुछ हमारे अधिनियमित करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे प्रक्रिया हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस संविधान के प्रारंभ में ये चीज़ को बताया गया था जो 15 वर्ष की अवधि के दौरान में, मतलब जब ये 15 वर्ष चलेंगे, तो इसमें अनुच्छेद 348 के खंड 1 में इस चीज़ को उल्लेखित किया गया था, मतलब कि बताया गया था कि जितने भी प्रयोग की जाने वाली भाषा हैं उनके लिए उपबंध करने का कोई भी जो विधेयक है या संशोधन है, संसद के किसी सदन में जितने भी मतलब कि हमारे मतलब संसद में जितने भी संशोधन किए जाते हैं उसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। मतलब कि मान लो हम अपने भाषा से संबंधित कोई भी उपबंध लगा रहे हैं, कोई भी संशोधन कर रहे हैं अपने संसद के अंदर, तो यहाँ पे राष्ट्रपति की मंजूरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। उनके मंजूरी के बिना पे यहाँ पे कोई भी ना तो पुनः स्थापित किया जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है सिंपली कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हम वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे अपने संसद के अंदर किसी भी तरीके के संशोधन को, किसी भी हम इम्प्लीमेंट को या चेंजेस को नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः स्थापित या ऐसे संशोधन को प्रस्तावित करने की अगर मंजूरी देते हैं तो ये अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर, मतलब कि हो सकता है कि कोई ऐसी बात है जिस पर राष्ट्रपति सहमत है तो वो अपनी मंजूरी दे सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन बताया गया इस चीज़ को। और साथ ही ये जो प्रतिवेदन रहेगा इसके अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए पश्चात ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। कि मतलब कि यहाँ पे तो पहले ये बता दिया गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी इस तरीके से प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति की उनकी उस किसी भी चीज़ में मतलब इस तरीके से बातों में अगर उनकी मंजूरी रहती है तो उनको पहले अनुच्छेद के अंदर इस चीज़ को बताना पड़ेगा। सिफारिशों के आधार पर, उनके आधार पर पहले विचार किया जाएगा और सब कुछ ठीक लगेगा, उनके अकॉर्डिंग सहमति मिल जाएगी, तभी हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अध्याय 4 आ गया, इसके अकॉर्डिंग विशेष निर्देश दे रखे हैं, काफ़ी यहाँ पे स्पेशल निर्देश दे रखे हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 350, इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो व्यथा के निवारण के लिए अध्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कि मान लो कोई भी जो व्यक्ति है वो अगर मान लो कोई भी इस तरीके से व्यथा आती है, व्यवस्था आती है या कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, तो उसके निवारण के लिए मतलब कि उसको सही तरीके से निवारण करने के लिए, उसको उस चीज़ को सुधार करने के लिए, ये उस तरीके से निकलने के लिए, उस चीज़ से निवारण होने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को या प्राधिकारी को, मतलब कि राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा में ही उसको अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा, कि जो भी राज्य में भाषा बोली जा रही है या जिस भी भाषा में जो क्रिया की जा रही है, तो वहाँ के किसी अधिकारी द्वारा इसका हकदार होगा कि वो उसी भाषा में करेंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 350 के क के अकॉर्डिंग बताया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, कि जब मान लिया कि हमारी राजभाषा हिंदी है, तो अब क्या है, जो हमारी शिक्षाएं हैं, चाहे जितने भी जगह हमारी शिक्षा रहेंगी, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में, जहाँ तक भी रहेगी हमारी शिक्षा, सब जगह जो है हिंदी मतलब कि मातृभाषा की जो सुविधा है वो प्राथमिक स्तर पर दी जाएगी। मतलब सबसे प्राइमरी लेवल पे जो लैंग्वेज की जो फैसिलिटी दी जाएगी वो हिंदी को सबसे प्राथमिक स्तर पर दिया जाएगा। प्रत्येक राज्य मतलब जितने भी राज्य हमारे देश में या राज्य के भीतर जितने भी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी है, वहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के मतलब कि काफ़ी सारे संख्या में जो लोग हैं उनके बालकों को मतलब उनके बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोशिश की जाएगी, मतलब कि प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश भी देंगे कि वो ऐसे सुविधाओं को देने का या उनको उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और उचित समझता है। मतलब कि एक तरीके से उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी ताकि वहाँ पे वो हिंदी मतलब कि मातृभाषा के रूप में उनको शिक्षा प्रदान कर सके और सभी जगह जो हमारी भाषा है, मातृभाषा है, उसको हम अपने पूरे देश में लेके आ सके। इसके लिए तरह तरह की सुविधाएं को दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 के ख के अकॉर्डिंग भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, कि हमारे देश में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है, मतलब काफ़ी सारे वर्ग दिखते हैं, जैसे हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे वर्ग हैं, तो यहाँ पे देखो जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनको विशेष अधिकारी द्वारा भाषा संबंधी कौन से विशेष अधिकार मिलेंगे या किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी सारी चीज़ों को। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिससे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, कि ये जो राइट्स है, ये जो अधिकार है, ये राष्ट्रपति के पास में रहेगा। वो एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगा जो कि भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जितने भी मतलब हमारे भाषा से संबंधित जो भी विचार विमर्श होगा वो उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। और विशेष अधिकारी का ये कर्तव्य होगा, मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वह संविधान के अंतर्गत, संविधान के अधीन जो भी हमारे भाषाएं हैं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, इसकी हमें रक्षा भी करनी है। मतलब रक्षा से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेंगे वो, और ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्देश करेंगे यहाँ पे उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाए जाएंगे, मतलब कि प्रतिवेदन की जाएगी। और साथ ही जो राष्ट्रपति है ऐसे प्रतिवेदनों को मतलब कि ऐसे रिपोर्ट्स को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा, कि जब भी उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट बनाई जाएगी तो संसद में एक टाइम के बाद में उस चीज़ को पेश किया जाएगा ताकि संबंधित राज्य की सरकारों को भिजवाया जाएगा और जो भी एक आपस में डिस्कशन होता है उसको फुलफिल किया जाएगा विद प्रूफ के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कौन कौन से दिए गए। कि देखो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा इमेजिन करके चलना चीज़ों को, कि जैसे ही हमें मतलब कि संविधान के अनुसार जैसे ही हिंदी को मातृभाषा के रूप में लोगों तक पहुंचा दिया गया कि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो यहाँ पे पहले प्रसार भी तो करना पड़ेगा। पहले देश के अंदर जितने भी राज्य है, जितने भी जगह है, जितने भी लोग थे उस टाइम पे, सभी के पास में इस बात को पहुँचाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम तो था नहीं सोशल मीडिया का, जो हमने सोशल मीडिया पे किसी चीज़ को अपलोड किया वो 1 मिनट में ही पूरे देश में फैल गया। तो ऐसा तो नहीं था, उस टाइम पे तो सब कुछ लोगों द्वारा ही किया जा रहा था। ऐसा कोई था नहीं हमारे पास में कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी हमारे पास में इस तरीके सोशल मीडिया जहाँ से हम अपनी बात को घर बैठे पहुँचा सके। तो वहाँ पे मेन पॉइंट ये था, मेन ये चीज़ था कि किस तरीके से जो हमारी भाषा है इसका डेवलपमेंट किया जाए, इसको डेवलप किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। तो इसमें हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। संघ का ये कर्तव्य होगा, मतलब जो भी उनका ग्रुप था जिनको भी ये काम काज सौंपा गया था
वो उन संघ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि वो हिंदी भाषा का प्रसार करेंगे, उनका विकास करेंगे, अपने भाषा को जगह जगह फैलाएंगे। प्रसार का मतलब होता है फैलाना और विकास का मतलब होता है डेवलप करना किसी चीज़ को, तो जिससे वो भारत की जो सामाजिक संस्कृति है तो उसमें विभिन्न तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मतलब कि हम आपस में जब भी अपने संस्कार में, अपने संस्कृति में किसी भी तत्व के से संबंधित कोई भी बातचीत करेंगे तो यहाँ पे जो हिंदी भाषा है हमारी एक माध्यम बन जाएगी। मतलब इसके हेल्प से हम बातचीत कर पाएंगे, कोई भी कार्य कर पाएंगे, आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। और इसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में मतलब कि भाषा की जो विनिर्दिष्ट भाषा है भारत की, इसकी शैली में, इसको पदों में, कहने का मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट नहीं जाने, इसमें कोई भी हस्तक्षेप आता है, कोई भी इसमें रुकावट आता है तो उन सभी को हमें दूर करना है। और जितना हो सकेगा जहाँ आवश्यक रहेगा वहाँ पे शब्द भंडार के लिए मुख्य संस्कृत से और गौण्य अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उनकी समृद्धि सुनिश्चित करेंगे। कि जहाँ पे भी हमें लगेगा कि इस शब्द के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कि भाषा जो है हमारी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी वर्ड्स को बताना चाहें तो हम किस तरीके से बताएं कि हमारे पास वो शब्द भी तो होने चाहिए। तो इसके लिए हम संस्कृत से और काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी सारे, उन सभी के हम हेल्प लेंगे। जैसे कि आप कई सारे वर्ड्स पढ़ोगे कि ये शब्द इस भाषा से ली गई है, ये संस्कृत से ली गई है, या ये इस भाषा से ली गई, तो आप इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ते हो। तो सेम वही बात है कि जो भी हमारे शब्द भंडार की कमी हो जाएगी तो वहाँ पर हम संस्कृत से हेल्प लेंगे इनके। उसके बाद में है कि इन जितने भी अनुच्छेद हमने डिस्कस किया है, इसके अलावा अनुच्छेद 120 में संसद में कौन सी भाषा को यूज़ की जाएगी। प्रयुक्त का मतलब होता है यूज़ करना, कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में जो निर्देश दिया गया था वो ये था कि संसद में जो कार्य है वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में ही किया जाएगा। किंतु राजभाषा का जो सभापति है या लोकसभा का जो अध्यक्ष है या फिर संसद के जितने भी सदस्य हैं जो हिंदी या फिर इंग्लिश में, मतलब कि अंग्रेजी में अभिव्यक्त कर पाने में सहज नहीं है, जिनको लगता है कि हम जो है स्पेशली इंग्लिश में ही, स्पेशली अंग्रेजी में ही या स्पेशली हिंदी में ही हम आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, वे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकेंगे। तो ऐसा मतलब कि एकदम से रोक नहीं था कि तुम्हें अंग्रेजी भाषा में सारे काम करना है, ये एकदम से ये भी नहीं था कि हिंदी में ही करना है। तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा रख लिया था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट आज तक किया ही जाता है। ये सिर्फ उस टाइम की बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इस चीज़ को माना गया था, संबोधित किया गया था। उसी के साथ में जो हमारे जो अनुच्छेद है 210, इसके अनुसार बताया गया था कि विधानमंडल में जो भाषा को यहाँ पे प्रयुक्त किया जाएगा, इसमें निर्देश के रूप में लिखा गया था कि राज्य के जितने भी विधानमंडल है अपना कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा में, मतलब कि राज्य की जो भाषा रहती है या भाषाओं में हिंदी या अथवा अंग्रेजी में कर सकेंगे। कि मतलब कि देखो, जो सभापति है, लोकसभा है या संसद हो गया, इनके पास तो दो ऑप्शन है, या तो हिंदी में करेंगे या तो अंग्रेजी में करेंगे। लेकिन जो राज्य वाले काम हो गए, जो जैसे कि कई सारे ऐसे काम रहते हैं जो कि राज्य से संबंधित रहते हैं, किसी स्पेशली राज्य से, चाहे हो गया आपका दिल्ली हो गया, चाहे मुंबई हो गया, चाहे हरियाणा हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि देश का कोई भी राज्य जिसकी एक लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपको पता है कि हर एक राज्य की एक लोकल लैंग्वेज रहती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को माना गया था कि जो कि हमारे अनुच्छेद 210 में बताया गया था, इसके अनुसार कि विधान में जो हमारे राज्य के अंदर जो भी कार्य किए जाएंगे तो यहाँ पर राज्य जो है अपनी भाषा का भी यूज़ कर सकते हैं, हिंदी का भी कर सकते हैं, और वो अगर वो चाहे तो उसको अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। उनके पास में 3 ऑप्शन है कि वो किसी भी तरीके से अपने कामकाज को कर सकते हैं। अलग अलग समय पर इन सभी, मतलब कुछ कुछ टाइम पर इन सभी संवैधानिक प्रावधानों में अनेक अनुच्छेदों में या उपबंधों द्वारा कार्यालय हिंदी के समुचित प्रयोग के संबंध में सरकार द्वारा टाइम टू टाइम काफ़ी सारे जो दिशा निर्देश है, जो कि उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आएंगे, वो करते गए, जिससे हिंदी को अपने कार्यालय में प्रयोग की गई भाषा बनाया जा सके। कि टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी करते गए, जिससे पूरी तरीके से हिंदी भाषा को कार्यालय के अंदर यूज़ किया जाने लगा। तो यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके एग्जाम में भी इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली इन सभी को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो। उसके बाद में देखो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कार्यालय हिंदी का क्षेत्र। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि इसी लेसन की जो पार्ट 2 क्लास है वहाँ, उसमें हम इस चीज़ को यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं।
आई होप यहाँ तक की क्लासेस में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं मानती हूँ कि थोड़ा सी ये जो लैंग्वेज है थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा समझाना भी डिफ़िकल्टीज़ है, बट आप थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करना। और साथ ही मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर लेना। मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी सेम उसी तरीके से डिफाइन कर दूँगी जिस तरीके से मैं आपको क्लासेस में बताती हूँ। तो हो सकता है कि कोई चीज़ मैं आपको बताऊँ बट आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट कर लेना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट है और इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो बस आज के इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। आगे की जो कंसेप्ट है वो अपने पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कोई डाउट तो नहीं रहा, कोई मतलब जो भी आपका एक सजेशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो उसको ज़रूर से शेयर करना। क्लासेस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।